प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय, निजी आय, व्यक्तिगत आय तथा व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय उस आय को कहा जाता है जो किसी देश के पास खर्च करने के लिए उपलब्ध है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय वह आय है जिसे किसी देश के निवासी उपभोग पर व्यय कर सकते हैं या बचत कर सकते हैं। अर्थात राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से अभिप्राय किसी देश की बाजार कीमत पर उस शुद्ध आय से है जो उस देश के पास खर्च करने के लिए उपलब्ध है। किसी देश की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय उस देश की राष्ट्रीय आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तथा शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय का जोड़ है। तो शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय क्या होती है? एक देश के निवासी दूसरे देश को कोई उपहार देते हैं या अनुदान देते हैं और दूसरे देश के निवासी उस देश को जो उपहार या अनुदान देते हैं उसके अंतर को शेष विश्व से चालू हस्तांतरण कहा जाता है। इसको हम इसके सूत्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बराबर है राष्ट्रीय आय जमा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जमा शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण, अथवा राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बराबर है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू आय जमा विदेशों से शुद्ध साधन आय जमा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जमा शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण। सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में चालू पुनर्स्थापन लागत या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गिरावट है वो शामिल होती है। शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में चालू पुनर्स्थापन लागत या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो गिरावट है वो शामिल नहीं होती। तो यहाँ पर बात आती है कि चालू पुनर्स्थापन लागत क्या होती है। यह एक राष्ट्र की एक वर्ष में जो भी संपत्ति बेकार हो जाती है, जब उसका किसी संपत्ति का प्रयोग कर देते हैं और एक वर्ष में वो बेकार हो जाती है तो उसकी जगह नई संपत्ति की जो स्थापना की जाती है पुनः स्थापना लागत उसको कहते हैं। या जो चलन से बाहर कोई संपत्ति हो जाती है उसकी जगह नई संपत्ति की द्वारा स्थापना की जाती है। तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गिरावट भी इसको हम कहते हैं। तो इसको इसके सूत्र द्वारा समझ लेते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बराबर है सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय माइनस चालू पुनर्स्थापन लागत। दूसरा है सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बराबर है शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय जमा चालू पुनर्स्थापन लागत। तो इसको इसके चित्र द्वारा समझ सकते हैं। इस चित्र में राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय को ही राष्ट्रीय प्रयोज्य आय भी कहा जाता है। यहाँ सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय दिया हुआ है और इसमें राष्ट्रीय आय, घरेलू आय या बाजार कीमत पर इसमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या बाजार कीमत शुद्ध घरेलू उत्पाद भी दिया गया है। यहाँ पर जो हमने इसमें ग्रीन कलर में जो दिखाया गया है एरो, ये आइटम प्लस होगी, जो रेड कलर में दिखाया गया है ये माइनस होगी, और जो येलो कलर में यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ दो आइटम है। तो इसमें जो रेड में लिखा है वो माइनस होगा और ग्रीन में लिखा है वो प्लस होगा, जिस ओर भी एरो दिया होगा। तो इस तरह से आप इस चित्र के माध्यम से भी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय को समझ सकते हैं। तो ये था राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। अब अगला कॉन्सेप्ट है निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रिंग टू प्राइवेट सेक्टर। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र होते हैं, एक निजी क्षेत्र, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र। तो पहला है निजी क्षेत्र। इसके अंतर्गत वे सभी उद्यम शामिल होते हैं जिनका स्वामित्व तथा संचालन निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत सरकार के विभागीय उद्यम जैसे रेल विभाग, डाक सेवाएं तथा गैर विभागीय उद्यम जैसे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस इत्यादि शामिल होते हैं।
साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के भी दो भाग होते हैं। निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय और सरकारी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय। जो सरकारी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय है, इसके भी दो हिस्से हैं, विभागीय उद्यमों की संपत्ति तथा उद्वृत्ति से प्राप्त आय और गैर विभागीय उद्यमों की बचतें। तो ये जो दो हिस्से हैं, दो बातें हैं, यहाँ पर दो आइटमें दी गई है, विभागीय उद्यमों की संपत्ति तथा उद्वृत्ति से प्राप्त आय और गैर विभागीय उद्यमों की बचतें, इनको साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से घटाया जाता है। तो हमारे पास निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय, हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय क्या होती है। किसी देश में उत्पादित साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का वह भाग जो निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है, उसे निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय कहा जाता है। निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय में साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का केवल वह भाग ही शामिल किया जाता है जो निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है। वास्तव में इसमें विभागीय उद्यमों की संपत्ति तथा उद्वृत्ति से प्राप्त आय और गैर विभागीय उद्यमों की जो बचतें हैं वो इसमें शामिल नहीं होती। अब इसको हम इसके सूत्र द्वारा समझ लेते हैं। निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय बराबर है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस विभागीय उद्यमों की संपत्ति तथा उद्वृत्ति से प्राप्त आय माइनस गैर विभागीय उद्यमों की बचत। तो इसको इसके चित्र द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय आय दिया हुआ है, घरेलू आय दिया हुआ है और यह निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय। तो यहाँ पर जो रेड कलर में एरो लगे हैं ये माइनस होगी आइटम में, और ग्रीन कलर में जो एरो लगे हैं ये प्लस होगी। तो इस तरह से यहाँ पर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से दो मदें यहाँ पर घटाई जा रही है, तो ये निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम एक दूसरे को इससे ज्ञात कर सकते हैं, इस डायग्राम के द्वारा आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब अगला है निजी आय। निजी आय प्राइवेट इनकम। निजी आय वह आय है जो निजी क्षेत्र को सभी साधनों से प्राप्त होती है तथा जिसका संबंध घरेलू क्षेत्र तथा शेष विश्व क्षेत्र से प्राप्त आय से होता है। अर्थात निजी आय से अभिप्राय उस आय से है जो निजी क्षेत्र को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त साधन आय तथा सरकार और शेष विश्व से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का जोड़ है। निजी आय में साधन आय तथा हस्तांतरण भुगतान दोनों शामिल इसमें होते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि जो हस्तांतरण भुगतान है वो क्या होते हैं। हस्तांतरण भुगतान इसमें यहाँ पर सरकार के भी हस्तांतरण भुगतान है और दूसरे शेष विश्व के भी है। तो हस्तांतरण जो सरकार के हैं, हस्तांतरण भुगतान को हस्तांतरण हम आय कहते हैं। जो सरकार से जैसे वृद्ध पेंशन, वृद्ध व्यक्तियों को जो पेंशन मिलती है या छात्रवृत्ति मिलती है, ये सारे हस्तांतरण भुगतान है सरकार की ओर से। और दूसरे शेष विश्व से भी मैंने पीछे भी आपको समझाया था कि जो भी उपहार या अनुदान वगैरह एक देश दूसरे देश को देता है और दूसरे देश से जो है इसी तरह से उपहार अनुदान प्राप्त किया जाता है, वो शेष विश्व से इसका जो अंतर होता है इसको शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध हस्तांतरण इसको कहा जाता है। तो ये हस्तांतरण भुगतान होते हैं, ये इसमें शामिल होते हैं। अब बात आती है कि निजी आय निजी क्यों होती है। निजी आय को निजी आय इसलिए कहते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी क्षेत्र की जो आय है इसमें शामिल नहीं होती। अब इसको हम सूत्र द्वारा समझ लेते हैं। निजी आय बराबर है निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय जमा राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज जमा विदेशों से शुद्ध साधन आय जमा सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण जमा शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण। तो ये सूत्र है इसका, इसके माध्यम से इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसको आप इसके डायग्राम के द्वारा, चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। वो डायग्राम मैंने वैसा ही बनाया जैसे हमने पीछे भी इसको समझा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय तक हमने डायग्राम किया था। उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पर ये निजी आय दिया हुआ है। तो इसमें जो ग्रीन कलर में यहाँ पर दिखाया गया है ये आइटम यहाँ पर
प्लस हो रही है, अगर रेड कलर में दिखाया गया है या ऊपर क्यों जा रहा है तो माइनस होगी। यहाँ पर येलो कलर में जो दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर ये जब इसमें कुछ आइटम प्लस हो रही है कुछ माइनस हो रही है, इसलिए इसको इस तरह से ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर में मैंने लिखा हुआ है ये आइटम प्लस होगी, जो रेड कलर में लिखा है ये माइनस होगी, और जिस ओर भी एरो होगा उस ओर आपने ये वैल्यू इस तरह से आप रख सकते हैं और आप इसको आसानी से मतलब समझ सकते हैं। तो ये था निजी आय। अब अगला है पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय किसी देश के व्यक्तियों व परिवारों को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का जोड़ है। व्यक्तिगत आय किसी देश के व्यक्तियों व परिवारों को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का जोड़ है। व्यक्तिगत आय के अंतर्गत व्यक्तियों को सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त होने वाली आय को शामिल किया जाता है। सभी स्रोतों से जो भी आय इसमें प्राप्त होती है उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो व्यक्तिगत आय की कुछ एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसमें सबसे पहले है कि व्यक्तिगत आय में परिवार क्षेत्र द्वारा वास्तव में प्राप्त होने वाली आय शामिल होती है। जो परिवार क्षेत्र द्वारा वास्तव में जो आय प्राप्त होती है वो इसमें शामिल होती है। और दूसरा, इसमें साधन तथा हस्तांतरण दोनों प्रकार की आय शामिल होती है। इसमें साधन आय भी शामिल होती है और हस्तांतरण आय भी शामिल होती है। और तीसरी बात है कि इसमें निगम कर और निगमों की बचतें शामिल नहीं होती, क्योंकि ये निजी आय का ये भाग होती है। ये आपने ध्यान रखना है, इसमें निगम कर और निगमों की बचतें इसमें शामिल नहीं होती, क्योंकि ये निजी आय का ये भाग होती है। तो निजी आय और व्यक्तिगत आय में क्या अंतर है? तो निजी आय और व्यक्तिगत आय में मुख्य अंतर यह है कि निजी आय में निजी उद्यमों की बचतें और निगम कर शामिल होते हैं, व्यक्तिगत आय में निजी उद्यमों की बचतें और निगम कर जो है वो शामिल नहीं होते हैं। ये यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि निजी आय में निगम कर और निगमों की जो बचतें हैं वो शामिल होती है। व्यक्तिगत आय में जो निगम कर या निगमों की बचतें वो शामिल नहीं होती। तो इसको हम इसके सूत्र द्वारा समझते हैं। व्यक्तिगत आय बराबर है निजी आय माइनस निजी उद्यमों की बचतें माइनस निगम कर। तो इसको भी हम इसके चित्र द्वारा समझते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया है, यहाँ पर हमने इसको देखो, यहाँ ये निजी आय है, निजी आय तक हमने इसको पीछे समझ लिया था। उसके बाद निगम कर और निगमों की बचतें ये माइनस हो जाएगी, तो ये यहाँ पर व्यक्तिगत आय यहाँ पर आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। बाकी डायग्राम वैसा ही है जैसे हमने पीछे इसको किया था। तो ये था व्यक्तिगत आय। अब अगला है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय व्यक्तिगत आय का वह भाग है जिसे परिवार अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकते हैं तथा बचत कर सकते हैं। सारी व्यक्तिगत आय को परिवार अपनी इच्छा अनुसार खर्च नहीं कर सकते। इस आय में से कुछ भाग वो सरकार को प्रत्यक्ष करों जैसे व्यक्तिगत आय कर या संपत्ति कर के रूप में देते हैं, तो कुछ भाग अनिवार्य भुगतानों जैसे फीस, जुर्माने इत्यादि के रूप में वो सरकार को देते हैं। यदि सरकार को दिए गए इन अनिवार्य भुगतानों को व्यक्तिगत आय में से घटा दिया जाए तो शेष बची आय को व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहा जाता है। अर्थात व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय है जो परिवारों को सरकार को सभी प्रत्यक्ष कर देने तथा अनिवार्य भुगतान करने के बाद सभी स्रोतों से प्राप्त होती है और जिसे वे अपनी इच्छा अनुसार खर्च करने तथा बचत करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसके द्वारा उनकी क्रय शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर है परिवार क्षेत्र की बचत जमा परिवार क्षेत्र का उपभोग। तो इसका हम यहाँ पर ये सूत्र दिया गया है, सूत्र के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष व्यक्ति कर माइनस सरकार के प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां।
तो इसको हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम है इसको हम व्यक्तिक आय तक कर लिया था, यह है व्यक्तिक प्रयोज्य आय। तो व्यक्तिक आय में से 2 मदें या 2 आइटम यहाँ से घटेगी तो ये व्यक्तिक प्रयोज्य आय बन जाएगा। तो ये था व्यक्तिक प्रयोज्य आय। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो इस वीडियो में जो भी टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस किए, उनको समझा, इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होंगे, इन टॉपिक से संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे उनको आप आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।